से आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, मसूरी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कई बार सोच रहे होंगे कि उनके सामने भी जब चुनौती होती है तो वो जोर शोर से काम करते हैं। तो इस बार आपकी चुनौती किसी और से नहीं है, आपकी चुनौती अपने आप से है। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने 2019 में बहुत ज्यादा मतों से विजयी बनाया था इस क्षेत्र से, तो इस बार आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उसके लिए हमको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। कि नहीं तो क्या है, कई बार क्या होता है, एक बार एक राजा ने कहा कि भंडारा करेंगे। क्या करेंगे? भंडारा करेंगे और खीर बनाएंगे, दूध वाला हलवा बनाएंगे। एक बड़ा सा टब रख दिया, कहा सब लोग अपने अपने घरों से एक एक लोटा सब दूध लेकर आएंगे। एक के मन में आया कि अरे सब तो दूध डालने वाले, मैं पानी डालता हूं। दूसरे के बहन जी के मन में आ गया कि अरे सब तो वोट देने वाले हैं, अब क्या अगर मैं एक वोट नहीं भी दूंगी तो क्या होगा। सभी दे रहे, सभी कह रहे हैं मोदी जी बनने वाले हैं, यहां से रानी जी जीतने वाली हैं, एक तरफा समर्थन होने वाला है। तो वैसे ही सब लोग आए और पूरे सवेरे सवेरे सबने जो है, क्योंकि कोई देख तो नहीं रहा था, उसमें वो जो तिरपाल जैसी लगी थी वो तिरपाल उठा रहे थे, अब पानी डाल दे रहे थे। हर किसी के मन में ये आ गया कि अब तो सभी ने दूध डाला होगा, एक लोटा पानी चला जाएगा तो क्या होगा। अब दिन में जब खीर बनाने की बारी आई, उसको खोल के देखा तो उसमें दूध तो था ही नहीं, पानी पानी था। तो ऐसी स्थिति से हम सब लोगों को बचना है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव भी है, क्योंकि इस चुनाव पे जीतते ही भारत तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है। भारत दुनिया का विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है, जितनी प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको सबको समाप्त करना है, पारदर्शिता लानी है। और दूसरी तरफ जो एक गठबंधन बनाकर लोग काम कर रहे हैं, एक अलायंस बनाकर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है, मोदी जी को मिटाना है, मोदी जी को समाप्त कर देना है। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल पैदा करने में, हालांकि आज उनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज गठबंधन मोदी जी का और जनता का हो चुका है, और वो भी मजबूत गठबंधन है। उस गठबंधन के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। देश की जनता ने ठान लिया है मोदी जी को बनाना है, लेकिन उसमें हमको भी अपना योगदान देना है। जो 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है, वो यहां पर आप पधारे हैं, आए हैं, आप सब लोग आज से लेकर 12-13 दिन कुछ न कुछ समय निकालकर एक संकल्प लेकर कि नहीं, हम उत्तराखंड से बहुत बड़े मार्जिन से 500 सीटें यहां से जिताकर भेजेंगे। आसपास इधर उधर जहां भी हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, हर किसी को बताएंगे कि मोदी जी का हमारे सैनिकों के साथ किस प्रकार का लगाव है, उनके बनने के बाद सैनिकों के लिए क्या क्या काम हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, अभी गैलेंट्री अवार्ड की बातें कर रहे थे, सैनिक वीरांगनाओं की बातें कर रहे थे जोशी जी, सैन्य धाम की बातें कर रहे थे, सेना को किस प्रकार से उपकरण है, किस प्रकार से उनके बूट से लेकर उनकी वर्दी तक किस प्रकार से उनको जूझना पड़ता था। और मोदी जी के बनने के बाद जो सियाचिन में -डिग्री में तापमान पर काम करने वाले हमारे सैनिक हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं छोटा था, मैं देखता था कि कई लोगों को वहां पर बर्फ में इतनी ऊंचाई पर रहने, इतने माइनस तापमान में काम करने के कारण से उनके कुछ पैरों के, हाथों के अंग तक काटने पड़ते थे। वो कौन सी बीमारी लग जाती थी? तो उस प्रकार की बीमारी लग जाया करती थी। और ये केवल और केवल इसलिए होता था कि जो सैनिकों का हमारा हक था, जो उनके हिस्से में अच्छी वर्दी आनी चाहिए, अच्छे जैकेट आने चाहिए, अच्छे उपकरण आने चाहिए, अच्छे बूट आने चाहिए, ये इनकी जो है मजबूत इच्छा शक्ति न होने के कारण से, देश हित पहले न होने के कारण से ये लंबे लंबे सालों तक रुके रहे।
उसके कारण से हमारे सैनिकों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, उनका मनोबल हमेशा गिरता था। अभी जोशी जी कह रहे थे पहले की सरकारों में क्या होता था, सेना में जो लोग हमारी सीमाओं की रक्षा करते थे, उनके पास कोई गोली आती थी बाहर से तो कहते थे नहीं गोली का जवाब नहीं देना है जी साहब, गोली का जवाब देने के लिए आपका जो सीओ होते थे, जो कंपनी कमांडर, वो भेजेंगे कहां ब्रिगेड में, ब्रिगेड वाले भेजेंगे कहां सब एरिया में, सब एरिया वाले भेजेंगे कहां आर्मी हेडक्वार्टर को या वेस्टर्न कमांड को, ईस्टर्न कमांड को, जो भी कमांड होगी, और उसके बाद मंत्रालय में आएगा और इसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता था और सैनिक हमारे शहीद हो जाते थे और हम भी जो है आगे के काम में बढ़ जाते थे। भाइयों बहनों, इस व्यवस्था को बदलने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्योंकि उन्होंने देश के साथ अपने को देश प्रथम रखा है, देश की सीमाएं प्रथम रखी है, देश की सुरक्षा प्रथम रखी है। उन्होंने तय किया कि आप अगर कोई भी गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि जो जवान जिसके सामने गोली आएगी उसको एक छूट है कि वो गोली का जवाब गोलों से देने का काम करेगा। सेना हमारा ये काम करती है। इस प्रकार से सब व्यवस्था को बदलने का काम किया है। उत्तराखंड की धरती से जो मोदी जी का लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे को आज 2 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ मिल गई हैं। अभी तक हमारे यहाँ ऑल वेदर 4 धाम रोडें बन रही हैं, रोप वे के काम हो रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से हवाई यात्रा करते होंगे। आप देखिए कुछ सालों पहले हमारा देहरादून का एयरपोर्ट कैसा होता था और आज देखिए वो किस प्रकार का एयरपोर्ट बन गया। बड़े बड़े राजधानियों में, देश की राजधानियों में इस प्रकार के एयरपोर्ट नहीं है जिस प्रकार का एयरपोर्ट हमारा बन गया। रेलवे में किस प्रकार से आज हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। देहरादून से आज आप लखनऊ जाने के लिए आपको वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपको दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज देहरादून से देश के प्रमुख शहरों के लिए, हर शहर के लिए आपको हवाई सेवा उपलब्ध है। आने वाले समय में हमको और भी आसान होने वाला है। देहरादून दिल्ली जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, कुछ ही घंटों में हम जो है दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। मैं तो थोड़ा चिंतित हूं, ये मेरे लिए चुनौती हो रही है कि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में ये देहरादून में इतनी ज्यादा आबादी आने वाली है, इतने ज्यादा लोग आने वाले हैं कि उनके लिए कैसे पार्किंग की व्यवस्था होगी, कैसे उनके लिए आवास की व्यवस्था होगी, कैसे उनके आवागमन सुनिश्चित होगा, यातायात कैसे सुरक्षित होगा, कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। मैं आजकल इस व्यवस्था में लगा हूं कि अगले 25 सालों के लिए उत्तराखंड की व्यवस्था कैसे सुव्यवस्थित होगी, कैसे जो है हमारा सारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से मैनेज रहेगा। इस प्रकार से एक चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि इतनी तेजी से आज डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस समिट के कारण से जहां 3,54,000 करोड़ के हमने निवेशकों के साथ निवेश के करार किए, एमओयू किए, वहीं 81,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग भी उस पर शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा देहरादून पूरी तरह से क्लीन हुआ। पहले के देहरादून में और अब के देहरादून में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। बहुत समय से लोग कहते थे स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी में कमी रह गई, उसको भी काफी सुव्यवस्थित करने का काम, ये हमारे सामने एक अवसर आया था। इस अवसर का हमने सोचा कि पूरी तरह से सदुपयोग करें और हमारे नौजवान भाइयों को, हमारे बच्चों को, सबको यहाँ पर रोजगार मिले, उसके लिए भी हमने काम किया है। बहुत सारे काम किए हैं। नकल का कानून हम लेकर आए हैं, यूसीसी हमको उत्तराखंड को, और एक केवल मेरे को नहीं, गणेश जोशी जी को नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड